हमारे देश को कब आजादी मिली थी, इंडिपेंडेंस कब मिली थी? हमारे देश को क्या मिली थी? आजादी मिली थी। फार्मर के पास पैसे की भी कमी होती थी, उसके बाद इतना भी पैसा नहीं होता था कई बार कि वो एक खरीद ले। 1951 की बात करें तो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलने के लिए कितने की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी? हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूं ताना मुंजाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो करने वाले हैं। चैप्टर का नेम देख लीजिए, चैप्टर का नेम है आपका इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 वाला जो हम चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, सो फटाफट से देख लीजिए मेरे बच्चे इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए मेरे बच्चे कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। दो प्रकार के रिफॉर्म्स हैं आपके, एक है टेक्निकल, एक है आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। 2 फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन चैप्टर करेंगे, टॉपिक करेंगे। गेन्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन करेंगे। इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आईपीआर 1956 के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या है, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हम। ठीक है, कुछ हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके गुड और उसके बैड इंपैक्ट्स भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे इस चैप्टर में एक तरह से मैं आपको क्विक रिवाइज कराने वाली हूं कि इस चैप्टर में क्या। अब देखिए, तो शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे इस चैप्टर से। देखिए, अब हमें पता है, हमने लास्ट चैप्टर पढ़ ली है ना। सो हमें ये पता है कि हमारे देश को अंग्रेजों ने कम से कम 200 वर्ष तक क्या बना के रखा था मेरे बच्चे? गुलाम बना के रखा था। और हमारे देश को कब आजादी मिली थी, इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में हमारे देश को क्या मिली थी? आजादी मिली थी। यानी इतने वर्ष तक जो है अंग्रेजों ने हमारे देश को क्या बना के रखा था? गुलाम बना रखा था। और बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के साथ हमने बहुत ही मुश्किल से अंग्रेजों को धक्के मार के अपने देश से क्या कर दिया था? अब बाहर निकाल दिया था। अब हमें पता है जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो हमारे अब हमें पता है, चलो अंग्रेज तो चले गए, चलो अंग्रेज को हमने धक्के मार के 1947 में क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया, ये हमें पता है। लेकिन हमें पता है जब अंग्रेज चले गए तब हमारे देश की क्या हालत रह गई थी। मतलब अंग्रेज हमारे देश को चूस कर लेके गए थे, मतलब चूस कर निचोड़ गए थे ना। मानते हो अंग्रेजों ने क्या क्या किया था, हमारे देश की क्या दशा कर दी थी, हम सबको पता है। बिल्कुल हमारे देश का जीडीपी खत्म हो गया था, बिल्कुल ही गिर गया था जीडीपी हमारे देश का। हमारे देश कोई भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे देश में नहीं हो रही थी। हमारा देश बिल्कुल खत्म हो चुका था, इतनी बुरी हालत थी हमारे देश की। अब जो देश बिल्कुल ही निचोड़ चुका था, वो देश जो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, अब उस देश को वापस उठाने की बारी थी। अब उस देश को वापस हमें उठाना था, है ना। वापस उसमें थोड़ी थोड़ी जान लेके आनी थी उस देश के अंदर जो बिल्कुल ही अंग्रेज खत्म करके गए थे। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले मेरे बच्चे, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि 1950 से 1990 तक, जब तक हमारा एक न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हमें पता 1991 में आया था, उसके बीच की हालत की हम बात कर रहे हैं। अब क्या क्या किया हम सारे बात करेंगे कि हमारे देश की सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स लिए, ठीक है, क्या क्या किया ताकि देश में फिर से थोड़ी जान आ सके, हमारा देश फिर से थोड़ा सा क्या हो सके, ग्रो हो सके, हमारे देश में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे क्या होने लगे, डेवलपमेंट होने लगे। एक तरह से मैं कह लूं कि पहले अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना के रखा था। अब उसकी जो कमांड है, अब अंग्रेजों के जाने के बाद जो कमांड है वो हमारे देश की कमांड किसने ले ली थी? भारत सरकार ने ले ली थी, इंडियन गवर्नमेंट ने ले ली थी। ठीक है, अब उसने पूरे एफर्ट्स करे ताकि हमारे देश में क्या सके, ग्रोथ आ सके, हमारे देश में क्या सके, डेवलपमेंट आ सके। ठीक है, सो मेरे बच्चे अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की। हम बात करने वाले हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत है, हम बात करें। पहले मेरे बच्चे लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि हमारे देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ही कम थी, यानी हमारे देश में प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रही थी। क्यों इतनी प्रोडक्शन कम हो रही थी हमारे देश में? क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी ज्यादा कम प्रोडक्शन हो रही थी? तो वही रीजंस थे कि आज भी हम जो है पुरानी टेक्नोलॉजी पे जो है मेरे बच्चे डिपेंड थे, है ना। नई टेक्नोलॉजी जैसे कि अगर मैं बात करूं अच्छी क्वालिटी के सीड्स, HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सबको तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, फार्मर्स अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतनी गरीब थे वो, है ना, इतनी गरीबी थी। अब हमें पता ना अंग्रेज चले गए थे तो हमारा देश तो बिल्कुल ही निचड़ चुका था, है ना, बिल्कुल ही गरीब हो चुका था, देश का जीडीपी ही नहीं था, है ना, बिल्कुल ही गिर गया था। आप सबको वो सब चीजें पता है। तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, वही पुरानी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट थे, है ना। HYV सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न मशीनों वगैरह को तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, तो वही पुरानी टेक्नोलॉजी पे थे। इस वजह से प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत ही ज्यादा क्या थी, कम थी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थी। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे थे एग्रीकल्चर पे। अगर मैं बात करूं, एक एग्रीकल्चर है जिसमें लेट्स से अगर मैं बात करूं 15 लोग काम कर रहे हैं, 15 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 लोगों की थी।
रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 लोगों की थी लेकिन काम 15 लोग कर रहे, बिना बात के 5 लोग फालतू के लोग काम कर रहे थे। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा लोग जब काम करे तो उसको हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी को मेरे बच्चे हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। सो जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, ये देखने में तो लग रहा है कि एम्प्लॉयड है बट एक्चुअल में ये क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, हम रेनफॉल पे डिपेंड थे कि बारिश आ गई तो भाई प्रोडक्शन होगी, बारिश नहीं आई तो प्रोडक्शन नहीं होती, वो हालत थी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग पे थे, यानी क्योंकि हमें पता है प्रोडक्टिविटी इतनी कम थी तो लोग जो उगाते थे वो किसके लिए उगाते थे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाया जाता था, क्योंकि इतनी प्रोडक्शन थी ही नहीं कि मार्केट में बेच के पैसा कमा ले, है ना, वो था ही नहीं, इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं थी, पुरानी टेक्नोलॉजी पे तो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग पे डिपेंड थे, यानी वो उगाते थे जो अपने परिवार का पेट पाल सके, यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाया जाता था। नेक्स्ट है मेरे बच्चे ट्रेडिशनल इनपुट्स को जो है मेरे बच्चे हम यूज कर रहे थे, वही काउ डंग का यूज किया जा रहा था एज अ मैन्योर, है ना, काउ डंग गोबर के उपलों का यूज किया जा रहा था एज अ मैन्योर इंस्टेड ऑफ मॉडर्न इनपुट जैसे कि फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजों को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे फार्मर, वही पुरानी टेक्नोलॉजी को, वही पुराने ट्रेडिशनल इनपुट्स को यूज कर रहे थे फॉर डूइंग प्रोडक्शन। नेक्स्ट है मेरे बच्चे स्मॉल होल्डिंग्स, स्मॉल होल्डिंग्स बोल लो या फिर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स भी बोल सकते हो। इसका मतलब यह है कि लोगों की जो जमीनें थी वो एक तो बहुत छोटी छोटी, ऊपर से बिखरे बिखरे एरिया में, बिखरे बिखरे एरिया का मतलब मान लो एक एरिया, एक छोटा सा एरिया मेरा यहाँ पे, एक छोटा सा एरिया मेरा यहाँ, एक छोटा सा एरिया मेरे यहाँ, एक छोटा सा एरिया मेरा, छोटे छोटे टुकड़े थे, छोटे छोटे टुकड़ों होने की वजह से क्या होता था, स्मॉल स्मॉल और बिखरे बिखरे एरिया में थी, है ना, जमीनें जो थी बिखरे बिखरे एरिया में, तो इसकी वजह से होता क्या था, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती थी, प्रोडक्शन कम हो पाती थी। क्यों कम हो पाती थी, क्योंकि लोग जो है, जैसे मान लो एक मेरा जो एक साथ एक भाई बंधु है, इसकी भी एक जमीन है, तो मैं क्या करती थी, अरे ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, यहाँ पे नहीं आना। ऊपर से तो छोटे छोटे एरिया होते थे, मैं नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं कर पाती थी, कोई ट्रैक्टर चलाना है तो ट्रैक्टर तो घूमेगा ही नहीं यहाँ पे, है ना, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन अगर यही मेरे पास इकट्ठा दे दूं, मैं ये पूरा का पूरा मेरा ही छोटे 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 की जगह में एक बड़ा इकट्ठा ले लूं, इतना ही सेम इकट्ठा ले लूं, तो इससे क्या होगा कि मैं मेरी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं नई टेक्नोलॉजी का भी अच्छे से यूज कर पाऊंगे, ट्रैक्टर भी इजीली जो है यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो लोगों की जो जमीनें थी वो बहुत छोटी छोटी थी और बिखरे बिखरे एरियाज में थी, इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, कम थी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कन्फ्लिक्ट, ये तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी कराया, कौन सा, वो चैप्टर नंबर 1 था ना आपका, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वही लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट कन्फ्लिक्ट का मतलब है, लैंडलॉर्ड का मतलब है यहाँ पे जमींदार, लैंडलॉर्ड का मतलब है मेरे बच्चे जमींदार, और टेनेंट का मतलब है यहाँ पे फार्मर। दोनों के बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट था, लड़ाइयां थी। क्यों, अगर कन्फ्लिक्ट क्या था, क्योंकि जमींदार बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करता था, किसको एक्सप्लॉइट करता था, फार्मर्स को, है ना, ठीक है, यही करता था। अब ये जमींदार क्या करता था, बस मंजी डाल के बैठ जाता था, सारी मेहनत कौन करता था, फार्मर करता था, और जो भी फार्मर प्रोडक्शन करता था बेच के जो भी पैसा आता था, जमींदार उसे सारा का सारा निकालने की कोशिश करता था। कोशिश होती थी जितना ज्यादा वो लैंड से रिवेन्यू निकालने की कोशिश करे, और बेचारे फार्मर के पास कुछ बचता ही नहीं था, इतना तक नहीं बचता था कि आप उसको दोबारा से फसल उगानी, अगले साल बीज चाहिए, खाद चाहिए, उतने तक के लिए भी पैसा नहीं होता था, ठीक है। तो ये इतनी हालत थी। ये तो चलो तब होगा कि एक फार्मर ने, बारिश आ गई, मान लो बारिश आ गई, फसल होगी, बिग्गी बिग्गी, पैसा आ गया, जमींदार ले गया। लेकिन अगर मान लो लेट्स से बारिश नहीं आई तो फसल खराब, फसल है ही नहीं, फसल नहीं है तो बिकी नहीं तो पैसा नहीं तो कैसे पे करेंगे जमींदार को, है ना। तो उस सिचुएशन में फार्मर कहां जाता है, फार्मर को उधारी लेनी पड़ती है, किससे, मनी लेंडर से, बड़े बड़े सेठ साहूकारों से। वो ले तो लेता है लोन, बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन ले लेता है। अब लोन का अमाउंट तो चुका देता है ना, वो तो चुका देता है, मतलब जमींदार को तो पे कर देता है, लेकिन उसके इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन ले लिया उसको वो चुका ही नहीं पाता है, और इस वजह से जो फार्मर है वो लास्ट में क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो देखो बहुत बुरी हालत हो गई थी फार्मर्स की। तो वही इतना एक्सप्लॉयटेशन होता था, इतना एक्सप्लॉयटेशन करता था जमींदार उसको, है ना, कि अगर मान लो फसल नहीं उगी नहीं, बिकी नहीं, तो उनके पास जब पैसा नहीं है फिर भी उनको पे करना पड़ता था जमींदार को। इस वजह से वो कहीं ना कहीं से लोन लेते थे, और इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते थे कि उस लोन को चुका ही नहीं पाते थे, और लास्ट में फार्मर क्या कर लेता था, सुसाइड कर लेता था। नेक्स्ट है मेरे बच्चे बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, बहुत ही बैकवर्ड टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंड थे। किस पे थे, कैटल पावर पता है ना आपको, वो बैल पे, है ना, वो हल बैल का यूज करते थे हल चलाने के लिए, राइट। या मैन पावर आपको पता है ना, वो कंधे पे ऐसे हल लेके ऐसे ऐसे जोतते थे, है ना। तो बहुत ही बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, इस वजह से जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। इंस्टेड ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर, इन सब का यूज नहीं करते थे। लास्ट है बेटा डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, एक फार्मर के पास पैसे की भी कमी होती थी, उसके पास इतना भी पैसा नहीं होता था कई बार कि वो एक
सीड खरीद ले, एक अच्छी क्वालिटी की सीड खरीद ले, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन चीजों को अफोर्ड कर ले, ट्रैक्टर को अफोर्ड कर ले, उसके बाद पैसे की कमी है और इस वजह से वो कहाँ जाता है, वो एक मनी लेंडर, सेठ साहूकारों से क्या लेता है, उधारी लेता है। इवन फसल उगाने के लिए, बीज बोने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं होता तो वो कहां जाता था, बड़े बड़े सेठ साहूकारों से लोन तो ले लेता था, ठीक है, लेकिन क्या होता था, लोन लेता, लेकिन जो लोन लेता था वो इतना ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था कि वो उस लोन को चुका ही नहीं पाता था। अब एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात, लोन ले लिया, फसल उगा ली, ठीक है, फसल उगी, बिक गई, पैसा है, उसने पहले सोचा था कि चलो, वो देखो आसान भाषा में बात करूं, पैसे की कमी, इतना पैसा नहीं होता था कि बीज वगैरह भी बो पाऊं, फसल वगैरह उगा पाऊं, ठीक है जी, तो इस वजह से क्या लेता था, लोन लेता था, किससे, मनी लेंडर, बड़े बड़े सेठ साहूकारों से लोन लेता था, ठीक है। और अब मान लो फसल उगा दी, उगा के सारा पैसा कौन ले जाता था, जमींदार ले जाते थे। फार्मर के पास इतना पैसा तक नहीं बचता था कि वो जिनसे लोन लिया उनका लोन का अमाउंट चुका सके, इंटरेस्ट, इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो उधारी ली है वो चुका पाए, उतनी भी औकात नहीं हो पाती थी उनकी, है ना। तो इस वजह से फार्मर क्या कर लेता था, लास्ट में सुसाइड कर लेता। तो वही है, फाइनेंस की कमी होने की वजह से मनी लेंडर वगैरह से उधार लेता था और उसके बाद इतना भी पैसा नहीं हो पाता था कि उस लोन के अमाउंट को चुका पाए, इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन होता था कि उसको चुका ही नहीं पाता था और लास्ट में क्या कर लेता था मेरे बच्चे, सुसाइड कर लेता था। एम आई क्लियर, यहाँ तक सिंपल है। अब बात करते हैं, अब हमने बात कर ली कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या हालत थी, अब गवर्नमेंट ने सोचा इसको कुछ इंप्रूव करना पड़ेंगे, उसमें कुछ चेंजेस लाए। तो क्या लाए, एग्रीगेट रिफॉर्म्स का मतलब है हमारे देश की सरकार एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स लाई, रिफॉर्म्स मतलब कुछ चेंजेस लेके आई, है ना, या रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर मतलब इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या चेंजेस आए। तो दो तरीके के रिफॉर्म्स आए जो हमारे देश की सरकार लाई थी, एक है टेक्निकल रिफॉर्म्स जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है और दूसरा है मेरे बच्चे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जिसको हम लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स या फिर जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ग्रीन, ग्रीन मतलब हरियाली से रिलेटेड, है ना, क्रॉप से रिलेटेड, रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस लेके आए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस वगैरह लेके आए। अब याद रखना ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब आया था, 1967 से 68 में जो पहला जो है हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो याद रखना। चलिए जी, सो इसके तहत क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस बोले, तो गवर्नमेंट ने बोला कि उनको, फार्मर्स को बोला कि वो HYV सीड्स वगैरह यूज करे, है ना, ये सारी सीड्स वगैरह यूज करे, ठीक है, स्पेशली वीट को उगाने के लिए, राइस, बाजरा, मेल, ज्वार, कॉटन वगैरह इन सबको उगाने के लिए वो क्या करे, इन HYV, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सीड्स है, इन सारी सीड्स को यूज करे ताकि जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। तो यही बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस लेके आए। तो सरकार ने फार्मर्स को अवेयर किया कि वो ये सीड्स को यूज करे, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह का यूज करे खाद में, है ना, ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है बढ़े, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करे ताकि प्रोडक्शन वगैरह, अगर मैं बात करूं ताकि क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाए। पेस्टिसाइड्स क्या है, पेस्ट वगैरह को मारते हैं, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स वगैरह को मारने की, मतलब एक तरह से कीड़े मकोड़ों को मारने की दवाई है ताकि आपकी जो फसल है वो प्रोटेक्टेड रहे, उनपे कीड़े वगैरह ना लगे। और उनको बोला कि वो मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन को यूज करे, यानी मैकेनाइज का मतलब है मॉडर्न मशीनों का यूज करे, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर्स वगैरह, इन सब का यूज करे ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है बढ़े। अब नेक्स्ट और क्या किया, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आई जिसको हम लैंड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, कुछ अदर रिफॉर्म्स लेके आई इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर। क्या किया, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, अबॉलिशन ऑफ जमींदार, कि जमींदार को हटा दो। अब जो, अब वो जमीन किसकी होगी, जो जो इस जमीन पे काम कर रहे हैं, यानी जो फार्मर इस जमीन पे काम कर रहा है वो ही इस जमीन का मालिक होगा, बट एक्चुअल में नहीं हुआ था। जमींदार कहते हैं कि ये क्या बात है ना, ये क्या बात है, अबोलिशन ऑफ जमींदार, जमींदार का कंसेप्ट हटा दो, ऐसा नहीं हुआ था। आज भी हम देखते हैं जमींदार का कंसेप्ट है, आपको पता ही है ना, आज भी लोग ठेके पे जमीन देते हैं फार्मर्स को, जमींदार का कंसेप्ट आज भी है। ये तो पढ़ने लिखने में अच्छा लग रहा है कि जमींदार को हटा दो, बट जमींदार नहीं हटे थे। जमींदार बोलने लगे ये क्या बात है, हमारी जमीन है, हम इस जमीन के मालिक है, ये क्या कंसेप्ट है कि जमींदार को हटा दो, फार्मर्स को ओनर बना दो, ये नहीं होगा, है ना। इन्होंने कंसेप्ट अबॉलिशन ऑफ जमींदार, गवर्नमेंट ने जरूर बोला कि जमींदार का कंसेप्ट हटा दो, अब जमींदार नहीं रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट है मेरे बच्चे रेगुलेशन ऑफ रेंट। सरकार ने क्या किया, रेंट को रेगुलेट कर दिया। क्या बोला कि नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप का मतलब बड़े ध्यान समझे। सरकार ने क्या बोला कि जो भी क्रॉप की वैल्यू है, मान लो इस क्रॉप की वैल्यू है 3 लाख रुपए, एग्जांपल में लेती हूँ, इस क्रॉप की वैल्यू है 3 लाख रुपए, इसका मतलब है कि जो फार्मर ने प्रोडक्शन करी, जो भी फार्मर जो है प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस करके मान लो वो जो बेच रहा है, बेच के मान लो उसके पास 3 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है, 3 लाख रुपए मान लो
उसके पास आ रहे हैं, यानी क्रॉप की वैल्यू क्या है 3 लाख रुपए। तो सरकार ने बोला सिर्फ इसका सिर्फ 1/3 ऑफ हिस्सा ही जो है जमींदार को दिया जाएगा, बाकी जो है सारा का सारा फार्मर रखेगा। क्योंकि सारी मेहनत कौन करता है, सारी की सारी मेहनत तो जब फार्मर कर रहा है तो फार्मर को ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए ना यार। जो क्रॉप उगा रहा है उसका हिस्सा जो है ज्यादा फार्मर को मिलना चाहिए एज कंपेयर टू जमींदार, है ना। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, जितनी भी क्रॉप की वैल्यू उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा यानी कितना हुआ 1 लाख रुपए जो है जमींदार को मिलना चाहिए, और बाकी का 2 लाख रुपए किसको मिलना चाहिए, फार्मर को मिलना चाहिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर। तो ये फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ चेंजेस लेके आए, लैंड से रिलेटेड चेंजेस लेके आए। रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस। तो पहला क्या बोला, जमींदार का कंसेप्ट हटा दो और फार्मर्स को ही ऑनर ऑफ लैंड बना दो, बट ऐसा नहीं हुआ था। दूसरा बोला रेगुलेट कर दिया रेंट को, कि जितनी भी क्रॉप की वैल्यू उसका 1/3 हिस्सा जो है जमींदार को दिया जाएगा, बाकी जो है सारा का सारा फार्मर रखेगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब है फार्मर क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया। कंसोलिडेट का मतलब इकट्ठा कर दिया। पहले जो फार्मर्स की जो जमीनें थी, अगर मैं बात करूं, पहले जो जमीनें थी वो बिखरी बिखरी एरिया में थे, छोटे छोटे बिखरी बिखरी एरिया में थे, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी क्या होती थी, कम होती थी। लेकिन अब कंसोलिडेट कर दिया। कंसोलिडेट का मतलब इकट्ठा कर दिया। जो बिखरी बिखरे एरियाज में थी ना जमीनें, अब उनको इकट्ठा कर दिया। अब उसको क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इस वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। अब इसमें अब नई नई टेक्नोलॉजी को भी इजिली, यानी ट्रैक्टर को भी इजिली मैं घुमा पाऊंगी, यूज कर पाऊंगी, तो इससे क्या होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। सो ये भी क्या, कंसोलिडेट कर दिया, होल्डिंग्स को इकट्ठा कर दिया, जो छोटे छोटे टुकड़े थे उन सबको इकट्ठा कर दिया ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। नेक्स्ट है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम फिक्सेशन कर दी, मैक्सिमम फिक्सेशन कर दी लैंड होल्डिंग्स की, कि भाई एक इंसान इतनी ही मैक्सिमम लैंड को होल्ड करेगा, इससे ज्यादा लैंड को होल्ड नहीं करेगा। एग्जांपल के तौर पे बात करूं, लेट्स से सरकार ने फिक्स कर दिया कि मैक्सिमम 100 किले ही, किले मतलब एकर्स, 100 एकर्स ऑफ लैंड ही एक इंसान होल्ड करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। और अगर मान लो किसी के पास इससे ज्यादा है, मान लो लेट्स से मेरे पास 150 किले, मान लो मेरे पास 150 किले, 150 एकर्स ऑफ लैंड है, मेरे पास 150 किले, तो सरकार क्या कहती है कि बाकी की जो रिमेनिंग है, यानी 50 एकर्स ऑफ लैंड जो है, बाकी की जो रिमेनिंग है 50 एकर्स ऑफ लैंड किसको दिए जाएंगे, वो लैंडलेस फार्मर्स को, जिनके पास जमीनें नहीं है, या उन फार्मर्स को दिया जाएगा जिनके पास बहुत ही कम जमीन है, या उन फार्मर्स को दिया जाएगा जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है, उनको दे दिया जाएगा। तो यही बोल रही है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स का मतलब सरकार ने मैक्सिमम फिक्सेशन कर दी कि एक इंसान इतने ही होल्ड करेगा लैंड। अगर उसके पास इससे ज्यादा, इस लिमिट से ज्यादा, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अक्वायर कर लेती है, ले लेती है, बाकी जो रिमेनिंग है और किसमें बांट देती है, उन फार्मर्स को देती है, या तो जिनके पास जमीन नहीं है उन फार्मर्स को देती है जिनके पास बहुत ही कम जमीनें हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेटिव फार्मिंग। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग का मतलब है फार्मर्स को इंकरेज किया कि तुम मिलकर फार्मिंग करो, मिलकर जाओ सीड्स को खरीदो और मिलकर जाओ, मिलकर अपनी फसलों को बेचो, मिलकर करो। क्यों, ताकि बार्गेनिंग कमा सको, बार्गेनिंग पावर, टू एनकरेज द बार्गेनिंग पावर, यानी वो बार्गेनिंग कर सके और वो रेट पे सीड खरीद सके जो वो चाह रहे, और वो रेट पे अपनी फसल को बेच सके जो वो चाह रहे। ठीक है, तो उनको क्या बोला कि तुम कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, तुम मिलकर जाओ, सारे के सारे फार्मर्स इकट्ठे मिलकर बीज खरीदने जाओ, ताकि तुम वो रेट बोल सको, वो रेट मुका सको जो तुम चाह रहे हो। ठीक है, और इकट्ठे मिलकर अपनी फसलों को बेचने जाओ अनाज मंडी में जाके, है ना, इकट्ठे मिलकर जाओ फसलों को बेचने, ताकि तुम वो रेट मांग सको जो तुम चाह रहे हो, ताकि तुम बार्गेनिंग कर सको। ठीक है, और एक तरह से तुम्हें मुनाफा हो जाए। एक फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको बोला कि तुम कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, मिलकर फार्मिंग करो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे क्या है, 2 डिस्टिंक्ट फेजेस है ग्रीन रेवोल्यूशन के, 2 फेजेस है। पहला क्या है, पहला फेज है मिड 60s एंड मिड 70s। मिड 60s मतलब क्या हुआ है, 1965 से मिड 70s मतलब 1975, मिड मतलब ये हुआ ना। तो हमें पता है हमारा पहला ग्रीन रेवोल्यूशन आया कब था, 1967 से 68 में आया था ना, यही आया था ना पहला ग्रीन रेवोल्यूशन 1967 से 68, तो वही हुआ। 65 से 75 के बीच में है, जो क्या बनता है आपका 67 68। तो पहला ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, हम वही बात करें। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन में सरकार ने क्या क्या किया, हम बात करें। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, क्रॉप से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस करें, उनको बोला HYV सीड्स यूज करो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सबका यूज करो, फार्मर को बोला। ठीक है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेशर वगैरह, इन सबका यूज करो ताकि जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। अब बात करते हैं, पहला जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इतना ज्यादा अगर मैं बात करूं सक्सेसफुल नहीं हुआ था। पहला ग्रीन रेवोल्यूशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ा सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि जो इसमें कमी थी पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में उस कमी को दूर करा गया।
सरकार के द्वारा। और इस यहाँ पे सेकंड वाले में थोड़ा, सेकंड फेज में फिर भी थोड़ा सक्सेसफुल रहा, पहले में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो एक बार पढ़ते हैं फटाफट से। ड्यूरिंग दिस फेज द स्कोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू व्हीट एंड राइस ग्रोइंग रीजन ऑफ द कंट्री। देखो भाई, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हो रही थी यानी अच्छी क्वालिटी की सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें जो है जनरली सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स में यूज हो रही थी। वीट को उगाने के लिए, राइस को उगाने के लिए इस्तेमाल करी जा रही थी। बाकी जो फसलें हैं जैसे कि पल्सेस हो गया या अदर जो क्रॉप्स होगी है ना, उनको उगाने के लिए हम जो है अच्छी क्वालिटी के सीड्स, HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। दीज इंक्लूड द स्टेट्स ऑफ पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा। जो ये पहला जो ग्रीन रेवोल्यूशन है सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में थोड़ा फेमस हुआ था, बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी हो गया या अदर स्टेट्स में जो है ये फेमस नहीं हुआ था। In first phase, only the farmers who had a financial resource to purchase the inputs were able to get the benefit and therefore the revolution was restricted to affluent areas of the country। देखिए पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, अब हमें पता है HYV सीड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये इतने एक्सपेंसिव थे कि पुअर फार्मर्स को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था। सिर्फ रिच फार्मर्स ही जो है मेरे बच्चे उसको इस्तेमाल कर पा रहे थे, पुअर फार्मर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो वही बात कर रहे हैं, ये जो पहला फेज में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फायदा है सिर्फ वही फार्मर्स उठा पाए जो जिनके पास एक फाइनेंशियल रिसोर्स था, जिनके पास पैसा था, जो रिच फार्मर्स थे वही उसका बेनिफिट उठा पाए, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव थे ये HYV सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के पुअर फार्मर्स को उसका बेनिफिट उठा ही नहीं पाया था। तो वही हम बात करें। लेकिन अगर मैं दूसरे फेज की बात करूं जो कब आया, मिड 70s और मिड 80s, मतलब क्या हुआ 1975 से 1985 के बीच में आया था। इस फेज में जो इसमें जो कमियां थी, यहाँ आके वो कमियों को थोड़ा सा हमें दूर किया गया। तो क्या क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस फेज द ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ा स्प्रेड हो गया था, कवरिंग मोस्ट ऑफ द एरियाज एंड लार्जर नंबर ऑफ क्रॉप्स। देखिए भाई दूसरे फेज में क्या हुआ था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो और ज्यादा फेमस हो रहा था, ठीक है, धीरे धीरे और फेमस हो रहा था। और पहले जो सिर्फ 2 ही क्रॉप से रिस्ट्रिक्टेड था, वीट और राइस, अब और अदर क्रॉप्स में भी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करने लगे हम। अच्छी क्वालिटी की सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड अदर क्रॉप्स में भी हम यूज करने लगे। और पहले क्या था, कुछ ही स्टेट्स में फेमस था, लेकिन अब और भी ज्यादा स्टेट्स में अगर मैं बात करूं फेमस होने लगा। यूपी वगैरह में है ना, उन अदर स्टेट्स में, ओडिशा वगैरह हो गए, वहां पे भी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है मेरे बच्चे फेमस होने लगा। सो ड्यूरिंग द सेकंड फेज क्या हुआ, ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, फर्स्ट फेज में जो है पुअर फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन सरकार ने देख लिया था कि पुअर फार्मर तो यूज ही नहीं कर पा रहा, सिर्फ अमीर फार्मर्स ले पा रहे है ना, जिससे तो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि पुअर वाले ले नहीं पा रहे थे, अमीर ले पा रहे थे, उसका बेनिफिट उठा पा रहे थे। तो सरकार ने क्या किया, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में इन HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें जो है फार्मर को बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इनको खरीदने के लिए, मतलब उनको एनकरेज किया, फार्मर्स को, गरीब फार्मर्स को एनकरेज किया कि तुम भी खरीदो, हम तुम्हें लोन देंगे, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, और हम तुम्हें इसमें सब्सिडीज भी देंगे, छूट भी देंगे, मार्केट से कम दाम पे जो है तुम्हें ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, तुम बस उसको यूज करो। तो यही बात करें। सो ड्यूरिंग द सेकंड फेज गवर्नमेंट ने जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करे, स्मॉल फार्मर्स को बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किया, और उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करे कि ये सारी चीजों को, वो मॉडर्न इनपुट्स वगैरह इन सबको यूज करे, स्मॉल फार्मर्स को दिया। क्यों, ताकि स्मॉल फार्मर्स भी है इसका जो है बेनिफिट उठा सके, क्योंकि अमीर फार्मर तो उठा पा रहे थे फर्स्ट फेज में, लेकिन गरीब फार्मर नहीं उठा पा रहे थे। तो उनको लोन दिया कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उनको सब्सिडीज दी, छूट दी, ताकि वो भी इन चीजों का फायदा उठा सके। और एज अ रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन कवर्ड द स्मॉल लैंड होल्डर्स और फार्मर्स एज वेल। तो इसमें इन केस ऑफ सेकंड फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन स्मॉल फार्मर्स के अंदर, मतलब स्मॉल फार्मर्स में भी फेमस हो गया, स्मॉल फार्मर्स भी इसका बेनिफिट उठा पा रहे थे। पहले अमीर फार्मर्स उठा पा रहे थे, अब यहाँ पे आगे स्मॉल फार्मर्स यानी छोटे छोटे फार्मर्स भी इसका जो है बेनिफिट यानी फायदा उठा पा रहे थे। ठीक है, अब फटाफट से इसके कुछ गेन्स की बात करते हैं बेटा, क्या क्या गेन्स है देखिए भाई। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब अच्छी क्वालिटी की सीड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, नई टेक्नोलॉजी की मशीनें जैसी ट्रैक्टर वगैरह, इन सब का यूज करो। तो इसके फायदे क्या, तो पहला देखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी थी, बिल्कुल। एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा था, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ी थी तो कल्टीवेशन भी बढ़ा था हमारे देश का। शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग, पहले क्या हो रहा था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी कम थी कि लोग जो है अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अगर मैं बात करूं, लेट्स से इस लैंड की कैपेसिटी है कि मैं 100 किलो उगा सकती हूँ, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 20-30 किलो ही उगा पा रही हूँ। क्यों उगा पा रही हूँ, प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इसमें कम कर पा रही हूँ। क्यों, बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों थी, बिकॉज वही पुरानी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड थी, है ना, वही घटिया क्वालिटी की सीड्स वगैरह यूज करी थी, ठीक है, रेनफॉल पे डिपेंड थी। तो इस वजह से प्रोडक्शन जो है बहुत ही ज्यादा क्या हो रही थी, मान लो कम हो रही थी। लेकिन अब जो है अगर मैं ग्रीन रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करूंगी, यानी
अच्छी क्वालिटी की सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी के, मान लो ट्रैक्टर, थ्रेशर, इन सब का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। ठीक है, आप ध्यान से समझिए क्या मैं बात कर रही हूँ। पहले क्या था, कैपेसिटी इसकी थी इतनी, लेकिन मैं उगा कितना पा रही थी, इतना, क्योंकि वही पुरानी टेक्नोलॉजी पे थे। तो इस वजह से जो फार्मर्स है वो सिर्फ इसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना उग रहा था, तो अपने परिवार का पेट पालने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब क्या होने लगा, अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने लगी, तो फार्मर्स क्या करते हैं, अपना पेट भी पाल लेते, सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी यूज कर लेते, और बाकी जो फसल है उसको बेचने के लिए भी यूज कर लेते। लेट्स से एग्जांपल लेते हो, 30% मान लो उन्होंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा, और बाकी का 70% जो है मार्केट में जाके बेच के पैसा भी कमाने लगे। यानी आप सबसिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग पे आने लगे। पहले फसल इतनी कम उगती थी कि फार्मर सिर्फ अपना ही पेट पालते थे, पहले सिर्फ इतना ही उग रहा था, तो फार्मर सिर्फ अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ज्यादा उगने लगी, तो ज्यादा उगने से क्या हुआ कि अपना पेट तो पाल ही रहे, वो तो करेंगे करेंगे, बाकी की जो बची हुई फसल है उसको मार्केट में जाके बेच के पैसा भी कमाने लग गए थे फार्मर। तो उनका एक तरह से अगर मैं बात करूं, शिफ्ट हो गए थे सबसिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग में। तो वही है, अब बेच के पैसा कमाने लगे, इसी को बोला जाता है मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब, सरप्लस मतलब पैसा कमा रहे थे मार्केट में, फसल को बेच के जो पैसा कमा रहे थे। कैसे? आउटपुट ऑफ वीट में, वीट मतलब मान लो 100 किलो प्रोड्यूस कर रहे थे, ऑन फार्म ऑफ कंजम्पशन ऑफ वीट का मतलब है कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए कितना यूज कर रहे थे, मान लो 30% एग्जांपल लेते हो, इस्तेमाल कर रहे थे, यानी 30% मान लो 30 किलो ले लो, ठीक है, 30 टॉन्स, 30 क्विंटल, जो मर्जी ले लो, एग्जांपल ले लिया। तो बाकी का जो 70% है वो क्या कर रहे थे, यानी 70 किलो या जो मर्जी बोलो, 70% जो है मार्केट में जाके बेच रहे थे, बेच के पैसा कमा रहे थे, जिसको मार्केटेबल सरप्लस बोला जाता है। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, फार्मर्स का जो नजरिया वो बदल रहा था, सबसिस्टेंस से कमर्शियल की तरफ अब शिफ्ट हो गए थे। पहले सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगा रहे थे, अब जो है मार्केट में जाके बेचने और बेच के पैसा भी कमाना चाह रहे थे। सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे हम फूड ग्रेन्स के लिए, ठीक है, और बफर स्टॉक भी हो गया था। देखो पहले क्या हो गए थे, अब हमें पता है, पहले हम बहुत बड़े इंपोर्टर्स बन गए थे। अगर आपको याद हो, अंग्रेजों ने हमें क्या बोला था कि तुम बस रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन करो, कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन करो, कॉटन, जूट, इंडिगो वगैरह, है ना, बल्कि खाने में कंजम्पशन क्रॉप्स की प्रोडक्शन मत करो, वीट, राइस, इनकी प्रोडक्शन ना करो, बल्कि तुम कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन करो, ताकि हम अपने देश में लेके जाए, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करें, एंड देन तुम्हारे ही देश में आके तुम्हें लूट के खा जाए। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया था, हमारे देश में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई थी। जो देश हमारा कृषि राज्य है, जो हमारा देश में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन इतनी होती थी, अब हमारे देश में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम होने लगी थी। इस वजह से हम बहुत बड़े इंपोर्टर बन गए थे, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने लगे थे फूड ग्रेन्स का, और बहुत सारी चीजों का हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने लगे थे, राइट। लेकिन अब हम अपने देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने लगी, तो हम क्या बन गए, अब सेल्फ सफिशिएंट बन गए। बल्कि अब इतनी ज्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन होने लगी कि हम बाहर की कंट्रीज में अब एक्सपोर्ट करने लगे। पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, हमारे देश में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम होने की वजह से हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अब हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, बल्कि अब हम एक्सपोर्ट करने लगे, और हमारे देश का बफर स्टॉक भी है बढ़ने लगा। बफर स्टॉक जो है, एक गवर्नमेंट मेंटेन करती है एक स्टॉक को अपने वेयर हाउस, गोडाउन में, और उसको इस्तेमाल करती है जब देश में कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, जैसे कि नेचुरल कैलामिटी हो गया, मान लो, ठीक है, कोई नेचुरल कैलामिटी होगी, आंधी तूफान, बाढ़, अर्थक्वेक, इन सिचुएशन में जो है, जो उन्होंने गोडाउनों में गेहूं, चावल, ये सारी दालें वगैरह रखी है, उसका इस्तेमाल करती है, या फिर इसको यूज करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टाइम पे इस्तेमाल करती है, गरीब लोगों को राशन वगैरह प्रोवाइड करती है इस बफर स्टॉक से, है ना। सिंपल सी बात है, ये चीजें आप लोगों को पता है। ठीक है, अब लिमिटेशंस की बात करते हैं, फटाफट से लिमिटेशंस की बात करें। सो लिमिटेशंस क्या रहे ग्रीन रेवोल्यूशन के? सो मेनली वर्क ऑन लिमिटेड क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस। तो हमें पता है, जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात करें अगर, तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कुछ ही क्रॉप्स में जो है काम किया, बाकी जो अदर क्रॉप जैसे कि पल्सेस होगी, या अदर क्रॉप जैसे जूट, कॉटन, टी वगैरह, इन सब में ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने मतलब अच्छी क्वालिटी की सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, बाकी अदर क्रॉप में नहीं यूज कर रहे थे। अनइवन स्प्रेड हुआ, कुछ ही एरियाज में जो है स्प्रेड हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे तो स्प्रेड हुआ, लेकिन अदर एरियाज जैसे यूपी, एमपी, बिहार, ओडिशा, यहां पे जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्प्रेड नहीं हुआ था। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन,
सिर्फ लिमिटेड फार्मर्स इसको अफोर्ड कर पा रहे थे, सिर्फ अमीर फार्मर्स इसको अफोर्ड कर पा रहे थे, गरीब फार्मर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव इनपुट्स थे, ये एक्सपेंसिव थे, ये HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह इतने एक्सपेंसिव थे कि सारे के सारे फार्मर्स उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ अमीर फार्मर अफोर्ड कर पा रहे थे, गरीब फार्मर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको इकोनॉमिक डिवाइड कर लेते, इकोनॉमिक डिवाइड कहते थे। क्योंकि देखो भाई, हमें पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मर्स, एक होते हैं रिच फार्मर्स, एक होते हैं गरीब फार्मर्स। रिच फार्मर्स तो अफोर्ड कर पा रहे थे HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है, इन चीजों को अफोर्ड कर पा रहे थे, तो वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे थे, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे थे, तो ज्यादा बेच रहे थे, ज्यादा बेच के ज्यादा पैसा कमा रहे थे और ज्यादा रिच हो रहे थे। तो अमीर तो और ज्यादा अमीर हो रहा था। लेकिन अगर मैं गरीब फार्मर की बात करूं, वो तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। अफोर्ड नहीं कर पाता तो प्रोडक्शन कम करता था, प्रोडक्शन कम करेगा तो बेचेगा कम तो प्रॉफिट कम कमा रहा था, और वो और ही ज्यादा क्या हो रहा था, गरीब हो रहा था। तो वही बात कर रहे हैं, अमीर हो रहा था, गरीब हो रहा था। इस वजह से हमारे देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम जो है आ रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं बफर स्टॉक। आपको पता है बफर स्टॉक क्या है? जो एक गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है, एक रिजर्व रखती है, ठीक है, एक मेंटेन करके रखती है कमोडिटीज को, है ना, कुछ गुड्स को, जैसे व्हीट हो गया, राइस, मेज, मतलब कुछ फूड ग्रेन्स को रिजर्व रखती है, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, देश में कोई भी इमरजेंसी आती है तो इस बफर स्टॉक जो गोडाउनों में इतना रिजर्व रखा हो, वहां से निकाल के लोगों को प्रोवाइड करती है। कहां कहां इस्तेमाल करती है? रिलीज फूड ग्रेन्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन फूड ग्रेन्स को कहां इस्तेमाल करती है? PDS के टाइम में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, यानी गरीब लोगों को राशन वगैरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है बहुत ही कम दाम पे, मार्केट से बहुत ही कम दाम पे। दूसरा, मीट इमरजेंसी सिचुएशन लाइक क्रॉप फेलियर और ए नेचुरल डिजास्टर। कोई भी मान लो क्रॉप फेलियर हो गया हमारे देश में, या नेचुरल डिजास्टर हो गया हमारे देश में, आंधी तूफान, बाढ़ आ गई, या अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आ गए, जिस वजह से फसलें सारी खराब हो गई, तो ऑलरेडी रिजर्व रखा हुआ वहां से निकाल के आम लोगों को सप्लाई कर देती है। ठीक है, चलिए जी, अब बात करते हैं मेरे बच्चे एग्रीकल्चर सब्सिडीज और डिबेटेबल इशू। अब बताइए, ये आप एग्रीकल्चर सब्सिडीज क्या होता है? एग्रीकल्चर सब्सिडीज का मतलब है, सब्सिडीज का मतलब होता है छूट देना। किसको छूट देना? फार्मर्स को छूट देना। किस पे छूट देना? जो इनपुट, जैसे कि HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, बिजली वगैरह होगी, ये सारी चीजें उनको बहुत ही कम दाम पे प्रोवाइड करना, फार्मर्स को बहुत कम दाम पे प्रोवाइड करना, उन पे सब्सिडीज देना, ताकि जो गरीब फार्मर है उसका वो फायदा उठा पाए और ज्यादा जो है प्रोडक्शन कर पाए। तो एग्रीकल्चर सब्सिडी का मतलब होता है छूट देना। सब्सिडी मीन सप्लाई करना इनपुट्स को फार्मर्स को एट लोअर देन मार्केट रेट पे, मतलब मार्केट से कम रेट पे उनको प्रोवाइड करना, जैसे कि HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजों को मार्केट से कम रेट पे उनको प्रोवाइड करना। अगर मान लो मार्केट में 1000 रुपए का है, तो उनको मान लो 600-700 रुपए में प्रोवाइड कर दिया, तो मार्केट से कम रेट पे जो है इनको प्रोवाइड करना, उसको कहते हैं सब्सिडी। सब्सिडी मतलब छूट। अब इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स बताइए और इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स बताइए। सबसे पहला पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था कि अब प्रोडक्शन बढ़ने लगी, जब उनको मार्केट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मार्केट से कम रेट पे मान लो ये सारी इनपुट्स मिलने लगे, तो उसका इस्तेमाल करने लगे तो प्रोडक्शन बढ़ने लगी। दूसरा, रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि देखो भाई, पहले ये इनपुट अमीर फार्मर तो अफोर्ड कर लेते, तो प्रॉब्लम कहां आती थी? गरीब फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अमीर तो इसका इस्तेमाल करके ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, ज्यादा प्रॉफिट कमा के और ज्यादा अमीर हो रहे थे। प्रॉब्लम कहां आ रही थी? गरीब फार्मर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, पहली गरीब है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो कम प्रोडक्शन कर रहे थे, कम प्रोडक्शन तो कम पैसा कमा रहे थे, तो इस वजह से वो और गरीब हो रहे थे। लेकिन अमीर तो बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है। जब गरीब फार्मर भी इसका इस्तेमाल करने लगे, तो ज्यादा प्रोडक्शन करके थोड़ा वो भी पैसा कमाने लगे। तो इस वजह से जो अमीर गरीब का जो फासला है, अमीर फार्मर और गरीब फार्मर के बीच में जो फासला है, वो थोड़ा कम होने लगा, यानी देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होने लगी। अब नेगेटिव बात करते हैं, ह्यूज बर्डन ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने पड़ रहे हैं ऑब्वियसली, जब गवर्नमेंट जो है बिजली उनको कम दाम पे दे रही है, सस्ती रेट पे दे रही है, और ये सारे इनपुट्स उनको सस्ते दाम पे प्रोवाइड कर रही है, तो गवर्नमेंट के तो फाइनेंसेस खर्चे बढ़ रहे हैं। कई बार क्या होता था, अब हमें पता है सरकार हमारे लिए कितना सब कुछ करती है, ये सारी चीजें हमें बहुत ही कम दाम पे भी प्रोवाइड करती है गरीब फार्मर्स के लिए, लेकिन रिच फार्मर्स जो है इसका बेनिफिट उठा लेते हैं, इन सब्सिडीज का जो है अमीर फार्मर्स का बेनिफिट उठा लेते हैं, गरीब फार्मर्स का बेनिफिट उठा ही नहीं पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि सरकार उनके लिए ये सब कर रही है। क्योंकि अमीर फार्मर्स के पास बहुत सारे सोर्सेज है, इंटरनेट की फैसिलिटीज, टीवी वगैरह है, वहां पे देख के उनको पता चल जाता है कि अच्छा सरकार उनके लिए ये योजनाएं निकाल रही है। लेकिन गरीब फार्मर्स को उसका पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि पैसा नहीं है, गरीबी इतनी है, उनको
पता ही नहीं चल पाता, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनको पता नहीं चलता कि सरकार उनके लिए ये काम कर रही है, और इस वजह से वो उस चीज का बेनिफिट नहीं उठा पाते। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर, कई बार ऐसा होता है फार्मर्स का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सरकार ने बिजली उनको बहुत ही सस्ते दाम पे प्रोवाइड कर दी या फ्री में कर दी उनके लिए, लेट्स से बिजली, लेट्स से, तो वो क्या करते हैं फार्मर्स, उस बिजली को ये नहीं कि खेती बाड़ी में इस्तेमाल करें, बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे खुद के पंखे चलाने के लिए, खुद के कूलर वगैरह चलाने के, यानी उसका गलत इस्तेमाल करते हैं फार्मर्स। कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज के लिए सरकार ने दी है उसको उस चीज के लिए यूज नहीं कर रहे, अदर चीजों के लिए बिजली दी सस्ते दाम पे ताकि ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, लेकिन वो कहां यूज कर रहे हैं बिजली को, अपने खुद के घर में पंखे, लाइट, कूलर वगैरह चलाने में, ठीक है, तो वेस्टफुल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे इंडस्ट्री। क्या होता है इंडस्ट्री मेरे बच्चे? आपकी दो प्रकार की, एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, एक होती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जो कौन कंट्रोल करता है और कौन रन करता है, किसके द्वारा चलाई जाती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्नमेंट का? मेरा बच्चे मेन ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर करना, समाज का भला करना, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। कौन सी होती है? ऐसी इंडस्ट्रीज जो किसके द्वारा चलाई जाती है, जो कंट्रोल्ड एंड रन बाय, किसके द्वारा चलाई जाती है? प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा चलाई जाती है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्यादा से ज्यादा बनाए, ज्यादा से ज्यादा बनाए, ज्यादा से ज्यादा बेचे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, प्रॉफिट कमाए। एक इंडिविजुअल क्या सोचेगा? प्रॉफिट मेकिंग पे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या सोचेगी? सोशल वेलफेयर करना चाहेगी, समाज का भला करना चाहेगी, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं मेरे बच्चे रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या जिसको बोल दिया जाता है पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बोला जा रहा है कि क्यों हमारे देश में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, अब हमें पता है अंग्रेजों ने तो हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो बिल्कुल तबाही कर दिया था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हटा दी थी, कितना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज ला दी थी, कितना ज्यादा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को खत्म कर दिया था हमारे देश में, है ना। हमें तो क्या बना दिया था? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया था, हमें पता है। अब अंग्रेज तो चले गए, अब इंडस्ट्रीज की कमांड किसने उठा ली थी? हमारे देश की सरकार ने उठा ली थी, तो अब हर एक चीज जो है अब सरकार कर रही थी। तो अब यहाँ पे बात करें कि क्यों हमारे देश की गवर्नमेंट ने जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की कमांड उठाई थी, प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं दिया था? क्या कारण है कि गवर्नमेंट ने इसकी कमांड अपने हाथ में रखी थी, प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं दिया था? तो क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण है लैक ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि पैसे की कमी है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर पाए, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में इतनी ज्यादा गरीबी आ गई थी, अंग्रेज तो हमारे देश को निचोड़ के चले गए थे, कितने गरीबी आ गई थी हमारे देश में, तो उनके पास इतना पैसा नहीं था हमारे एक आम इंसान के पास, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास, कि वो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर पाए और एक इंडस्ट्रीज में ग्रोथ ला पाए, एक इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर की कमांड अपने हाथ में ली थी। नेक्स्ट है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट का मतलब है कि जो हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर है, यानी आम जनता और एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट का मतलब है वो इन्वेस्ट ही कम करना चाहता है, वो खुद से ही नहीं लगाना चाहता पैसा। क्यों नहीं लगाना चाहता एक प्राइवेट इंडिविजुअल? क्यों नहीं लगाना चाहता? क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा उस टाइम पे क्या था, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि गरीबी बहुत थी हमारे देश में ना, अंग्रेज हमारे देश से सब कुछ तो ले गए थे, हमारे देश में गरीबी बहुत थी, पैसा नहीं था लोगों के पास, इस वजह से लोग बहुत कम डिमांड कर रहे थे, कुछ खरीद नहीं रहे थे। अब खरीद नहीं रहे थे तो उनको ये लगता था यार लोग तो खरीद नहीं रहे, क्या करूंगे मैं प्रोडक्शन करके, क्या लगाऊं मैं पैसा, तो इस वजह से वो कम लगाना चाहते थे, इन्वेस्ट ही कम करना चाहते थे, और इन्वेस्ट कम करना चाहते थे, इस वजह से इन्वेस्टमेंट वो क्या करते थे, कम करते थे। अब इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं यानी अब प्रोडक्शन क्या होगी, कम, इन्वेस्टमेंट कम मतलब देश में प्रोडक्शन कम, तो इस वजह से फिर से क्या होती थी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती थी, यानी लोगों को बस काम धंधे नहीं, फिर से पैसा नहीं, फिर से ये प्रॉब्लम, फिर से वही चेन की पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है, तो फिर से लोग कम डिमांड करेंगे, फिर से कम लोग मतलब ये चेन चलती रहती, तो सरकार को बाना पड़ा। सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि सरकार को इससे कुछ हो रहा है, क्योंकि सरकार का मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर करना ना, ठीक है। सरकार का मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर, तो सरकार को आना पड़ा, सरकार को इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ लाना चाह रही थी सरकार, तो सरकार को अपने कदम बढ़ाने पड़े टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो वही हम बात करें कि क्यों एक प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि पैसा नहीं था, इस वजह से लोग डिमांड नहीं कर रहे थे, इस वजह से वो होता है लोग डिमांड तो कर नहीं रहे, मैं क्या करूंगा प्रोडक्शन करके, इस वजह से वो पैसा ही कम लगाना चाहता है, और लगाता भी कम है, कम लगा रहा है, तो वही फिर देश में फिर से प्रोडक्शन कम, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो फिर से लोगों के पास पैसा कम, तो ये चेन तो खत्म ही नहीं होगी कभी। तो सरकार ने अब खुद अपना जो है, अगर मैं बात करूं, सरकार खुद आई और सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ का जिम्मा अपने हाथ में उठा लिया था,
ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर की कमांड अपने हाथ में ली थी, क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो कमांड है अपने हाथ में ली थी, तो सरकार ही क्यों कर रही थी, कि प्राइवेट इंडिविजुअल को क्यों नहीं दी। तो तीसरा इसका रीजन है कि वो सरकार जो ग्रोथ तो लाना चाहती थी बट विद सोशल जस्टिस। देखो अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल को देती थी तो ग्रोथ तो आ जाती हमारे देश में, प्रोडक्शन बढ़ती, ग्रोथ तो आ जाती, लेकिन सोशल जस्टिस नहीं हो पाता, समाज में न्याय नहीं हो पाता, यानी देश में सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता, क्योंकि एक प्राइवेट इंडिविजुअल सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज पे ध्यान देता, वो ग्रोथ तो ला देता, जीडीपी तो बढ़ जाता हमारे देश में, लेकिन हमारे देश में एक सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता। सोशल वेलफेयर होने का मतलब है लोगों को काम मिलना, लोगों के पास पैसा आना, देश में गरीबी खत्म होना, ठीक है, देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम खत्म होना। ये सारी चीजों पे एक आम इंसान ध्यान नहीं देता। वो कौन ध्यान देती है? सिर्फ सरकार ध्यान देती है। तो वही बात है कि यहाँ पे जो सरकार का जो मेन मुद्दा था, देश में ग्रोथ तो लाना, देश में ग्रोथ लाना यानी देश का जीडीपी तो बढ़ाना, और जीडीपी तो बढ़ जाता अगर देश में प्रोडक्शन होती, बट उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर भी करना, सोशल वेलफेयर करना, ठीक है, लोगों को काम देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, है ना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे, ताकि ज्यादा लोगों को बस काम आएगा तो ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा तो देश में गरीबी क्या होगी? कम होगी। गरीबी कम होगी तो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम जो है कम होगी। तो जिससे क्या होगा? हमारे देश में सोशल, एक समाज में भला होगा, जो सरकार चाहती है। एक इंडिविजुअल, एक प्राइवेट इंडिविजुअल को दे देती तो कभी भी सोशल जस्टिस नहीं हो पाता, कभी भी सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता। ग्रोथ तो हो जाती लेकिन विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाती, लेकिन सरकार क्या चाहती थी? ग्रोथ तो लाना बट विद सोशल जस्टिस लाना। तो जब आगे बात करते हैं मेरे बच्चे, अब आईपीआर 1956 की बात करते हैं। आईपीआर मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 की बात करी जाती है। पहला आईपीआर हमारे देश में आया था, फर्स्ट आईपीआर जो है मेरे बच्चे हमारे देश में आया था 1948 में आया था, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, कुछ कमियां थी इस आईपीआर के अंदर। तो एक नया आईपीआर जो आया वो अब आपका जो सेकंड हमारा जो आईपीआर आया वो अप्रैल 1956 के अंदर आया। पहला कब आया था? 1948 में। सेकंड आईपीआर कब आया हमारे देश में? अप्रैल 1956 में आया, जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर आता है। हमें पता ना हमारे देश में 5-5 साल के लिए प्लान बने थे प्लानिंग कमीशन के द्वारा, ठीक है, हमें पता ना, पहला प्लान, सेकंड प्लान, और हमें पता ना टोटल 12 प्लान थे ना। आपको पता ना पहला प्लान कब आया था? जल्दी से बताइए। पहला प्लान आया था 1 अप्रैल 1951 से आया था 31 मार्च 1956। 5 साल गिनना, 1956 तक बनते हैं। 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, ठीक है। और अगला प्लान कब आया था? 1 अप्रैल 1956 से 5 साल गिनना, 31 मार्च आई गेस आपका 1961 होता है, चेक कर लेना, 5 साल आपके यही बनते हैं ना। तो ये जो है 1956 आया था, अप्रैल 1956, यानी सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर जो है आपका आईपीआर आया था, आईपीआर 1956। एम आई क्लियर? तो याद रखना, पहला कब आया था? 1948 में। सेकंड वाला कब आया था? अप्रैल 1956 में आया था। सेकंड 5 ईयर प्लान के अंडर आता है। अब बात करते हैं क्या क्या प्रिंसिपल एलिमेंट्स थे आईपीआर 1956 के। हम सेकंड आईपीआर की हम बात कर रहे हैं, पहला वाला 1948 में आया था। तो पहला क्या, इन्होंने 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन कर दिया इंडस्ट्रीज का। 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब है इंडस्ट्रीज को 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया था, ठीक है। पहली वो इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में थी, यानी सिर्फ पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में थी। उसके बाद कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो दोनों के कंट्रोल में थी, पब्लिक सेक्टर के भी कंट्रोल में थी और प्राइवेट सेक्टर के भी कंट्रोल में थी, और बाकी जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई थी। लेकिन फिर भी सरकार इसमें बहुत सारी इंटरफेयर करती थी। इन सेक्टर्स को, जो प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस राज ले आई सरकार, है ना, बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती थी, रूल्स रेगुलेशंस बनाती थी जो प्राइवेट सेक्टर को फॉलो करने पड़ते थे। तो भाई हम बात कर रहे हैं those which would be established and developed by public sector। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो किसके द्वारा डेवलप करी गई? पब्लिक सेक्टर के द्वारा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ही वो डेवलप करी गई। यानी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा ही एक्स्टेब्लिश करी गई, ठीक है। वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी? जैसे एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस गुड्स होगी, रेलवे वगैरह, जो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर आती थी इंडस्ट्रीज, ठीक है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो किसके द्वारा एक्स्टेब्लिश करी गई? बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के द्वारा करी गई। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के द्वारा भी, प्राइवेट सेक्टर यानी एक प्राइवेट इंडिविजुअल, दोनों को इकट्ठा इसमें। लेकिन जो मेजर रोल है, यानी जो प्राइमरी रोल किसका होता था? पब्लिक सेक्टर का, यानी गवर्नमेंट का होता था, और प्राइवेट सेक्टर का जो एक सेकेंडरी रोल होता था। लेकिन मेजर रोल किसका होता था? मेन, अगर मैं बात करूं मेजर रोल यानी प्राइमरी रोल किसका होता था? गवर्नमेंट का होता था। सेकेंडरी रोल किसका होता था? प्राइवेट सेक्टर का। मतलब गवर्नमेंट अपना उसमें भी वो चलाती थी कि हर चीज गवर्नमेंट के हिसाब से ही होगी,
ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता था, ठीक है, सिंपल सी बात है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ रही है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सब आ रही है। और ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन इन कैटेगरी 1 to वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो ना इसमें आई ना इसमें आई, वो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में डाल दी गई थी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती थी, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती थी जो प्राइवेट सेक्टर को क्या करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। देखो भाई, सीधी सी बात, आसान भाषा में बात करूं, पहले अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा, अब हमारे देश की सरकार नहीं चाहती थी कि अब किसी और को मिल जाए, ठीक है, अब चाहती थी कि अब जो होगा हमारे हिसाब से होगा। अब हमारे देश की सरकार नहीं चाहती थी किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को इतनी पावर देना, क्योंकि पहले अंग्रेजों ने इतने वर्ष तक हमें गुलाम बना दिया, अब किसी और की नहीं सुनेंगे, अब हम अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो अब प्राइवेट की नहीं सुनी जाती थी, गवर्नमेंट अपनी ही चलाती थी, अब इंडियन गवर्नमेंट चलाती थी, अब वो काम करती थी जिससे देश का भला हो, वो सब, क्योंकि देश खत्म हो चुका था, अब देश में ग्रोथ लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, देश में डेवलपमेंट लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी हमारे देश की, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब क्या है, लाइसेंस राज ले आई थी हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश की जो सरकार है वो लाइसेंस राज ले आई थी। लाइसेंस राज का मतलब यही कि अब हमने बात करनी ना, कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी थी, लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जो कुछ इंडस्ट्रीज थी, ऐसे नहीं कि कभी भी खोलो, नहीं, उनको लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए। इवन अगर उनको प्रोडक्शन बढ़ानी है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने, तो भी उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन अगर वो प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर वो इंडस्ट्रीज को किसी बैकवर्ड एरिया में खोलते हैं, है ना, कोई बहुत ही बैकवर्ड एरिया में खोलते हैं, तो सरकार उस टाइम पे उनको सब्सिडीज दे देती थी, जैसे कि टैक्स में छूट दे दी या बिजली में सब्सिडी दे दी, तो उसमें थोड़ी बहुत सब्सिडी उनको दे देती थी। क्यों देती थी? क्योंकि इससे बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट हो रही थी, तो एक एक करके पढ़ते थे। क्यों? प्राइवेट सेक्टर कुड एस्टैब्लिश द इंडस्ट्रीज ओनली थ्रू द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक प्राइवेट सेक्टर तभी इंडस्ट्रीज को खोल पा रहा था जब उसके लिए उसको क्या लेना पड़ता, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, बिना लाइसेंस लिए वो एक इंडस्ट्रीज को नहीं खोल पाता था। नीड टू टेक द लाइसेंस इवन फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस, अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना, बढ़ाना, तो भी उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, ठीक है, तो भी उनको जो है गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। बिजनेस बढ़ाना है तो भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ानी है तो भी उनको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। इजी टू टेक द लाइसेंस ओनली इफ द प्राइवेट सेक्टर एक्स्टैब्लिश इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। क्या बोला जा रहा है? लेकिन गवर्नमेंट उनको बहुत इजीली लाइसेंस दे देती थी, बहुत इजी लाइसेंस दे देती थी जब अगर एक प्राइवेट सेक्टर अपने इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरिया में खोले। क्यों ऐसा करती थी सरकार? क्योंकि एक तो लाइसेंस भी उनके लिए इजी कर देती थी, प्लस उनको सब्सिडीज भी देती थी, जैसे कि बिजली उनके लिए बहुत ही सस्ती कर दिया, माफ कर दी बिजली, या टैक्स में उनको बहुत ज्यादा छूट दे दी, टैक्स उनके लिए माफ कर दिया। क्यों करती थी? क्योंकि वो चाहती थी बैकवर्ड एरियाज की डेवलपमेंट हो, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज अगर डेवलप होंगे तो वहां के लोगों को काम मिलेगा, पैसा आएगा, देश में गरीबी कम होगी, देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होगी। तो सरकार तो यही चाहती है ना, देश का भला हो, बैकवर्ड एरियाज भी हमारे देश में डेवलप हो। बैकवर्ड एरियाज जैसे कि रूरल एरियाज, बहुत ही गांवों के जो एरियाज है, बहुत गंदे बैकवर्ड बिछड़े हुए इलाके, वो भी डेवलप हो, तो यही चाहती है सरकार। तो लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल रहता था। अगर मैं बात करूं, अगर इंडस्ट्री खोलनी है तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था, बिजनेस एक्सपेंड करना है तो भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, प्रोडक्शन बढ़ानी है तो भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। और लेकिन अगर मैं अपनी इंडस्ट्रीज को किसी बैकवर्ड एरिया में खोलती तो मेरे लिए लाइसेंस बहुत ईजी हो जाता था, बहुत लेना ईजी हो जाता था। ये इसलिए करती थी ताकि लोग मोटिवेट और ज्यादा बैकवर्ड एरियाज में जो है इंडस्ट्रीज को खोले, ठीक है। ये ऐसा क्यों करती थी? दिस हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिया। वो इसलिए करती थी ताकि जो लोग मोटिवेट, और वो कहां पे अपनी इंडस्ट्रीज को खोले, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज खोले, व्हिच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज एंड रिमूव इनइक्वालिटी। वो क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, अब उनमें लालच आएगा कि इतनी छूट दे रही है, इतनी सब्सिडीज दे रही है, लाइसेंस भी इजीली मिला, तो अब लोग बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री खोलेंगे, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज खोलेंगे तो बैकवर्ड एरियाज की डेवलपमेंट होगी, बैकवर्ड एरियाज डेवलप होगा तो वहां के लोगों को काम मिलेगा, पैसा आएगा, गरीबी कम होगी और इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी जो है कम होगी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन का मतलब है इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कंसेशन यानी छूट भी दिए गए। क्या छूट दी गई? कि अगर कोई एक इंडिविजुअल अपनी फैक्ट्री को, अपनी इंडस्ट्री को किसी बैकवर्ड एरिया में खोलेगा तो उनको कुछ कंसेशन दिए गए। कंसेशन मतलब कुछ छूट दी गई। क्या क्या छूट दी गई? टैक्स हॉलीडे यानी टैक्स में छूट दी गई, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उनके लिए टैक्स माफ कर दिया गया। नेक्स्ट है सब्सिडी दी इन पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मतलब बिजली उनके लिए सस्ती कर दी बहुत ज्यादा, तो ये इनको बेनिफिट दिए गए ताकि जो लोग हैं वो बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्रीज खोले, ताकि बैकवर्ड एरियाज जो है हमारे देश के डेवलप हो सके और हमारे देश में लोगों को, बैकवर्ड एरियाज के लोगों को काम मिले, पैसा मिले, गरीबी खत्म हो वहां के एरिया की, और वहां पे इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम जो है हमारे देश में कम हो। नेक्स्ट है मेरे बच्चे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? दो प्रकार की है। एक होती है, अगर मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पढ़ने वाले बात करते हैं बच्चे, जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है आपका टिस्को हो गया, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होगी आपकी, राइट। क्या
ऑब्जेक्टिव होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, क्योंकि आयरन स्टील जैसे रोड रेलवे स्कूल्स बनेंगे, है ना, ये सारी चीजें जो आयरन का स्टील का इस्तेमाल किया जाता है रोड्स बनाने में, रेलवे बनाने में, तो इससे हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, यानी लेबर का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, जिससे क्या होता है बहुत सारे लोगों को काम मिलता है, देश में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, लोगों को बस काम आता है, पैसा आता है, तो गरीबी खत्म होती है, गरीबी कम होती है, खत्म होती है, तो एक तरह से देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी जो है थोड़ी सी कंट्रोल में आती है, यानी देश में इक्वालिटी भी आती है। तो ये प्रमोट करता है इक्वालिटी को, क्योंकि देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी इससे क्या होती है, कम होती है। देखो सीधी सी बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी जहां पे इंप्लॉयमेंट, देखो जहां पे लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, जिससे क्या होगा, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लोगों के पास काम आएगा, तो लोगों के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो देश में गरीबी क्या होगी, थोड़ी कम होगी, गरीबी कम होगी तो यानी देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम क्या होगी, कम होगी, यानी देश में इक्वालिटी आएगी, है ना, समानता आएगी, अमीर गरीब में समानता धीरे धीरे आने लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपको कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलनी है, ठीक है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलनी है, तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? 10 करोड़ से कम आपको जो है, लेस देन 10 करोड़ की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आती है, और वो अगर आप 10 करोड़ से कम इन्वेस्ट करते हो तो कितने का टर्नओवर आप कमा लेते हो? लेस देन 50 करोड़। अब एक बात करो, पैसा लगा रहे तो टर्नओवर यानी कुछ तो कमाओगे ना, प्रॉफिट वगैरह कमाओगे, तो उसको कहते हैं टर्नओवर कितने का कमा लेते हो? 50 करोड़ से कम। पहले की किताबों में जो है 10 करोड़ की जगह 1 करोड़ लिखा हुआ था कि 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन अब रिवाइज हो गया, अब कितनी है? 10 करोड़। तो याद रखना ये नहीं है, अब ये है। 1951 की बात करें तो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलने के लिए कितने की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी? 5 लाख से कम की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, लेकिन आज वही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? 10 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आपको ये याद होना चाहिए और एक ये याद होना चाहिए। देखिए, अब याद रखना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना और क्या प्रमोट करना? इक्वालिटी को लेकर आना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट क्या लेकर आई? एक कार्वे कमेटी लेकर आई। हमारे देश की सरकार चाहती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे देश में ज्यादा आए। क्यों? ताकि देश में ज्यादा लोगों बस काम आए, पैसा आए, गरीबी कम हो, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम हो। सरकार चाहती है, बिल्कुल चाहती है, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या लेके? कार्वे कमेटी लेके। कार्वे कमेटी का एक और नेम है विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी। विलेज क्यों बोला गया? क्योंकि जनरली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो जनरली गांवों में होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी लेके, जो कब लेके आई थी? 1955 में लेके आई थी। लिख लेना कब लेके आई थी कार्वे कमेटी को? 1955 में लेके आई थी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, और दूसरा देश में क्या लेके आना? इक्वालिटी को लेके आना। चलिए जी, अब आगे चलिए, क्या हम बात करें? नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसके फीचर्स की बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरली लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करती है, यानी लेबर का इस्तेमाल करती है प्रोडक्शन को करते हो, जिससे क्या होता है? देश में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हैं, ठीक है। अब देश में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो हमें पता है देश में इक्वालिटी अपने आप आएगी। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, लोगों बस काम आएगा, पैसा आएगा, तो गरीबी कम होगी, तो देश में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम होगी, यानी देश में इक्वालिटी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगती है, मतलब इजिली हम इसको एक्स्टेब्लिश कर पाते हैं एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की। अगर मैं बात करूं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है मेरे बच्चे, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या? कि आप कहीं पे भी इसको खोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहीं खोलना है, आप इसको कहीं पे भी जो है इसको एस्टेब्लिश कर सकते हो। गांवों में भी आप इसको खोल सकते हो, कहीं पे भी आप खोल सकते हो जहां पे आप खोलना चाहो। अगर एक एग्जांपल से आपको मैं समझाती हूँ, देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को वहीं खोला जाता है जहां पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे तो बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा दूर होगा तो बहुत ज्यादा, हमें पता है कितनी सारी गाड़ियां हमें मंगवानी पड़ती है, कितना सारा रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के केस में क्या होता है कि अगर रॉ मटेरियल दूर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कम रॉ मटेरियल चाहिए, तो कितनी गाड़ी आ जाएगी? रॉ मटेरियल का कितनी गाड़ी हमें चाहिए? 1 ट्रक, 2 ट्रक, बस इतना ही है। तो इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं लगता हमें, जितना कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, जिसमें लार्ज स्केल पे हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। तो बहुत सारे रॉ मटेरियल, पता नहीं कितने कितने दिन के हमें ट्रक मंगवाने पड़ते हैं रॉ मटेरियल के लिए। तो वही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लोकेशन फ्लेक्सिबल नहीं है, आप उसको वहीं खोलते हो जहां पे आपको रॉ मटेरियल जो है इजिली अवेलेबल हो जाए, वरना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत हो जाएगा। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोकेशन फ्लेक्सिबल, आप उसको कहीं पे भी खोल सकते हैं। इवन अगर रॉ मटेरियल आपका दूर भी है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कितना ही रॉ मटेरियल चाहिए, 1 गाड़ी आ जाएगी, 2 गाड़ी आ जाएगी, बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लोकेशनल फ्लेक्सिबल है, आप उसको कहीं पे भी जो है मेरे बच्चे खोल सकते हो। एम आई क्लियर? यहां तक सबको समझ आया? नेक्स्ट है मेरे बच्चे, फटाफट से देख लीजिए, जो अगला पॉइंट है वो आपका इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होता है, जिसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी टिल 1990 बोलते हैं। इनवर्ड का मतलब होता है अपने अंदर, लुकिंग मतलब देखना, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, व्यापार मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी, है ना। यानी इसका मतलब यह है, इनवर्ड मतलब अपने देश में
अपने देश में प्रोडक्शन करो, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट मत करो। क्या कह रहे हैं, इसी को हम बोला जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। का मतलब है इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट लेके आओ, यानी बाहर के देश से मत खरीदो भाई, बाहर के देश से इंपोर्ट मत करो, अपने देश में प्रोडक्शन करो, ताकि हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट बने, बल्कि अपने देश में प्रोडक्शन करके बाहर की कंट्रीज को बेचो, एक्सपोर्ट करो, बल्कि इंपोर्ट मत करो। तो यही है मेरे बच्चे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी का मतलब है कि इंपोर्ट मत करो, अपने देश में प्रोडक्शन करो और अपने ही देश का सामान खरीदो, बाहर की कंट्री का सामान मत खरीदो, अपने देश का सामान खरीदो, ताकि हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, जो भारत की इंडस्ट्रीज है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का, क्योंकि हम बाहर से इतना ज्यादा सामान खरीदने लगे थे, है ना, हम इंपोर्टर इतने हो गए थे कि हम अपने देश का सामान नहीं खरीद रहे थे। इस वजह से हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है वो बिल्कुल नुकसान में जा रही थी, ठप पड़ती जा रही थी, वही वाली बात है। तो अब वही बोल रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट लेकर, यानी बाहर की कंट्री से ना खरीदो, अपने देश में प्रोडक्शन करो और अपने ही देश का जो है सामान खरीदो, बाहर की कंट्री का सामान मत खरीदो, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो वही है मेरे बच्चे, जो ऐसी पॉलिसी है इन विच तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अपने देश की, हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या, बाय रिड्यूसिंग द इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश की सरकार एक पॉलिसी लेके आई जिसमें उन्होंने क्या बोला कि इंपोर्ट्स मत करो, रिड्यूस कर दो इंपोर्ट्स को, यानी बाहर की कंट्री से मत खरीदो, अपने देश में प्रोडक्शन करो और अपने ही देश का सामान खरीदो, जिससे क्या किया जा सकता है, हम अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है, उनको क्या कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो खत्म होती जा रही थी, क्योंकि इतना ज्यादा हम इंपोर्ट करने लग गए थे कि हमारे देश की इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा लॉसेस में जाने लगी थी कि वो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही थी। ठीक है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इंपोज किया, हाई टैक्स, हैवी टैक्स लगा दिया ऑन इंपोर्ट्स। अब इंपोर्ट्स पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि इंपोर्ट करना इतना ज्यादा महंगा हो गया। ये इसलिए किया ताकि जो लोग हैं वो बाहर की कंट्री का सामान ना खरीदे, अपने देश का सामान खरीदे, ताकि हम अपने देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो अपने देश का सामान खरीदे, अपने देश में ज्यादा प्रोडक्शन हो, गवर्नमेंट ये चाह रही थी। तो वही बात है, हेवी टैक्स, इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा हेवी टैक्स लगा दिए, जिससे इंपोर्ट इतना ज्यादा महंगा हो गया, बाहर का सामान इतना ज्यादा महंगा हो गया, ताकि लोग अपने देश का सामान खरीदे, अपने देश में प्रोडक्शन करे और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। इंपोर्ट क्वाटास कर दिए थे। इंपोर्ट क्वाटास का मतलब है इंपोर्ट पे एक फिक्सेशन कर दी थी, एक लिमिट फिक्स कर दी थी कि सिर्फ इतना ही इंपोर्ट होगा, इससे ज्यादा हमारे देश में इंपोर्ट नहीं होगा। क्यों? ताकि हम अपने देश में प्रोडक्शन करें, अपने देश का सामान खरीदे, बाहर की कंट्री का सामान कम खरीदे। ठीक है, ताकि हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, हमारे देश का जीडीपी बढ़े, क्योंकि हमारे देश में अगर प्रोडक्शन होगी तो हमारे देश के लोगों को बस काम आएगा, पैसा आएगा, गरीबी कम होगी, देश का जीडीपी बढ़ेगा, देश में ग्रोथ आएगी, देश में डेवलपमेंट आएगी। तो सरकार यही चाहती थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, इंपोर्ट क्वाटास लगाती थी कि इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन कर दी थी कि सिर्फ इतना ही इंपोर्ट होगा, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं होगा, ताकि हम अपने देश में प्रोडक्शन करें और अपने ही देश का सामान खरीदे। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट पे लाइसेंस बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, बहुत मुश्किल हो गया था, ताकि कम से कम इंपोर्ट हो और हम अपने देश में प्रोडक्शन करें, यानी अपने देश में प्रोडक्ट बनाए और अपने ही देश के प्रोडक्ट को खरीदे, अपने ही प्रोडक्ट की डिमांड करें, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारे देश की गवर्नमेंट ये क्यों लेके आई थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों किया था, कि बाहर से ना खरीदे, अपने देश में बनाए और अपने देश के डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड करे, बाहर के प्रोडक्ट की डिमांड ना करे। क्यों, ऐसा क्यों किया था, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, ताकि हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़े, बाहर का ना खरीदो बल्कि हमारे देश में बनाओ, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी। टू मेक आवर कंट्री सेल्फ रिलायंट, ताकि हमारा देश सेल्फ रिलायंट हो जाए, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, हमें बाहर की कंट्री पे डिपेंड होने की जरूरत ना, हम इतने काबिल हो कि हम खुद अपने देश में उसकी बना सके, खुद अपने देश में उसकी प्रोडक्शन कर सके, ताकि हमारा देश सेल्फ रिलायंट हो जाए, यानी सेल्फ डिपेंडेंस हो जाए। टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ताकि हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। पहले हम इतना खरीद रहे थे कि लोग अपने देश का सामान ना खरीदते, उनका सामान खरीद रहे थे, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा लॉसेस में जाने लगी थी, खत्म हो गई थी। तो भाई अब बाहर से नहीं खरीदना, बहुत कम खरीदना है, अपने देश का सामान खरीदना है, अपने देश के डोमेस्टिक प्रोडक्ट को खरीदना है, ताकि हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। टू प्रोटेक्ट द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, देखो भाई पहले इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, हमारे देश से बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था, अब हम क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, अब हमारे देश से पैसा जो है कम जाएगा। तो सीधी सी बात है, पहले इतना इंपोर्ट करे तो देश से बहुत ज्यादा आउटफ्लो हो रहा था फॉरेन करेंसी का, हमारे देश से बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था, अब हम कम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो आउटफ्लो है वो क्या होगा, कम होगा, फॉरेन करेंसी का जो आउटफ्लो होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अब हम अपने देश में बना रहे हैं और अपने देश के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। देखो सीधी सी बात है, अगर हम अपने देश में प्रोडक्शन करें तो हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा, हमारे देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आएगी, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने बात कर ली। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ा है, पूरा का पूरा निचोड़ है। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जो 1950 से लेकर 1990 तक जो चले, क्या क्या फीचर्स थे हम वही बात करें।
करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है पब्लिक एंटरप्राइजेस वर टू प्ले द सेंट्रल रोल। मेजर रोल किसका था? पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट का जो है मेजर रोल था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। प्राइवेट एंटरप्राइजेस वर टू प्ले अ सेकेंडरी रोल। प्राइवेट सेक्टर का भी रोल था लेकिन बहुत सेकेंडरी रोल था। मेजर रोल किसका था? गवर्नमेंट का रोल था, राइट। दे हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट। देखो सीधी सी बात है, देखो मेजर रोल किसका था? गवर्नमेंट का था। प्राइवेट एंटरप्राइजेस का बहुत ही ज्यादा सेकेंडरी रोल था, उनको सारे के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे जो भी गवर्नमेंट बनाती थी। फॉर द प्राइवेट एंटरप्राइजेस देयर वर परमिट लाइसेंस राज। उनको लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। हमें पता है ना, अगर वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल अगर एक अपनी इंडस्ट्री खोलना चाहता है देन दे नीड टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। हमें पता है ना, अगर उनको कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री खोलनी है तब भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, मान लो पहले मैं 10 लाख का सामान बनाती थी, अगर मुझे थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ानी है 10 लाख की जगह 20 लाख का अगर मैं माल बनाना चाह रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। बिजनेस को एक्सपेंड करना, मान लो पहले मेरी इंडस्ट्री दिल्ली में थी, अब दिल्ली से मैं गुड़गांव में भी खोलना चाह रही हूँ, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही हूँ, इवन देन मुझे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस राज था फॉर द प्राइवेट इंडिविजुअल, फॉर द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। फोकस वाज ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो हमारे देश की सरकार का जो फोकस किस पे था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस था। अच्छा यहाँ पे जरूर लिख देना अगर आप एक्सप्लेन करना तो लाइसेंस राज था, लेकिन अगर वो किसी बैकवर्ड एरिया में खोलते थे इंडस्ट्रीज को तो लाइसेंस मिलना आसान हो जाता था उनके लिए, और उनको कुछ सब्सिडीज भी मिलती थी, जैसे कि टैक्स में छूट मिलना, या बिजली बहुत ही कम दाम पे उनको मिलती थी, है ना। तो उसमें थोड़ी बहुत सब्सिडीज वगैरह भी उनको मिलती थी। क्यों मिलती थी? ताकि जो प्राइवेट इंडिविजुअल वो बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज खोले और बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट हो सके, वहां के लोगों को काम मिले, वहां के लोगों के पास पैसा है, गरीबी कम हो और इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम भी कम हो। ठीक है, चलिए हमारे देश की सरकार ने किस पे फोकस किया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस किया। क्यों किया? ताकि हम, मतलब इसका मतलब है कि हम बाहर की कंट्री से ना खरीदे, अपने देश में प्रोडक्शन करें, ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या किया जा सके? प्रोटेक्ट किया सके। जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोटेक्ट करना हमारे देश की इंडस्ट्रीज को एंड टू मेक आवर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट, और हमारे देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, कि हम बाहर की कंट्री से ना खरीदे, अपने देश में उसकी प्रोडक्शन करें और ताकि हमारा देश सेल्फ डिपेंडेंट हो। फॉर कंट्रोलिंग द इंपोर्ट्स एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया? इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए और हमारे देश की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? हैवी टैक्स लगा दिए थे इंपोर्ट्स पे, आपको पता है, इंपोर्ट क्वाटास कर दिए थे, रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे इंपोर्ट्स पे, ये सारी चीजें करी थी ताकि कम से कम इंपोर्ट हम अपने देश में प्रोडक्शन करें, अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे और हम अपने ही देश के प्रोडक्ट खरीदे, बाहर की कंट्रीज के प्रोडक्ट ना खरीदे। अपने देश के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट होगी, हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। वही सब है, देश में प्रोडक्शन करो ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट बने। ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी जो है हमारे देश में धीरे धीरे खुलने लगी थी, जिससे क्या हो गया था? हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे देश का जो है डेवलप होने लगा था। और इसके साथ साथ हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे खुलने लगी थी, और जिससे हमारे देश में क्या होने लगा था? हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी थी और इक्वेलिटी भी आने लगी। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे हमारे देश में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी आने लगी थी। ठीक है, जिससे क्या हो गया था? हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी खुलने लगी थी, जिससे हमारे देश में इंप्लॉयमेंट जनरेशन में कंट्रीब्यूट कर रही थी जो, और देश में इक्वेलिटी भी लेके आ रही थी। अब इसके कुछ गुड एंड इसके कुछ बैड इंपैक्ट्स की बात करते हैं, देन बच्चे इस चैप्टर को क्या करते हैं? ओवर करते हैं। फटाफट से बताइए। अब देखो, अब हमने बात, ये सारा हमने फीचर्स पढ़ ली कि गवर्नमेंट का मेन रोल था, प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा कम रोल था। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट कर सके। हमने बात करी ना, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि हमारे देश में इंडस्ट्रीज की क्या किए जा सके? डेवलपमेंट किए जा सके, है ना, बात कर ली। अब इससे फायदा क्या? हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ी थी, बिल्कुल प्रोडक्शन बढ़ी थी, हमें पता ही है। गवर्नमेंट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया ताकि देश में ज्यादा प्रोडक्शन हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेके आई थी ताकि देश में प्रोडक्शन हो, ना, हम अपने देश में बनाए, बाहर का सामान ना खरीदे। तो हम ओवरऑल जो भी हमने पढ़ा उसके फायदे और उसके नुकसान करने, तो वही पहला जो है प्रोडक्शन बढ़ी थी, बिल्कुल। डाइवर्सिफिकेशन हो गई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज खुलने लगी थी हमारे देश में। ठीक है, अगर बात करें कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खुलने लगी थी हमारे देश में, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज खुलने लगी थी, वॉर टाइम गुड्स इंडस्ट्री, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश में खुलने लगी थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज मतलब वो इंडस्ट्रीज जो मशीनों की प्रोडक्शन करे। कंज्यूमर गुड जैसे कि कपड़ों की, जूतों की, खाने पीने की चीजों की, वो सारी इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश में जो है खुलने लगी थी। नेक्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हमारे देश में आने लगी थी, जिसकी वजह से हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप होने लग गया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी जो हमारे देश में आने लगी थी, जिससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट, देख रहे हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज contribute employment generation as well as equality in the economy। हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुलने लगी थी, जिससे हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगा था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी थी, देश में इक्वेलिटी आने लगी थी, और एक तरह से मैं क्या कहूं तो देश में ग्रोथ तो आने लगी थी, बट विद सोशल जस्टिस, समाज का भी भला हो रहा था और देश में प्रोडक्शन बढ़ रही थी, ग्रोथ आ रही थी, यानी देश का जीडीपी भी बढ़ने लग गया था। अब ड्यू टू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या हमें फायदा हुआ? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब इंपोर्ट मत करो, बाहर से मत खरीदो, अपने देश
में उसकी प्रोडक्शन करो, अपने देश में प्रोडक्शन करो। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमारे देश की प्रोटेक्ट होने लगी थी, हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्रोटेक्ट होने लगे थे, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे, है ना, हमारे देश का जीडीपी बढ़ने लग गया था, हमारे देश में ग्रोथ आने लगी थी। तो वही बात है, अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाई तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे देश का बचने लग गया था, और हम क्या बन गए थे, हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे, हमारे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्या होने लगी थी, प्रोटेक्ट होने लगी थी। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ज्ञान लिखना है। अब बात करते हैं मेरे बच्चे कुछ बैड इफेक्ट्स की बात करते हैं। अब हमें पता है कि हमारे देश में उस टाइम पे लगभग 1950 से 1990 तक की बात करें तो मेजर रोल किसका था, मेजर कंट्रोल किसका था हमारे इंडस्ट्री सेक्टर पे, वो गवर्नमेंट का था। हमारे देश की सरकार का जो है कंट्रोल था, है ना, पूरा कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था। प्राइवेट इंडिविजुअल का तो बहुत ही सेकेंडरी रोल था, उसको तो कोई अगर मैं बात करूं वो हक ही नहीं दिया गया था। सारा का सारा कंट्रोल कौन कर रही थी, गवर्नमेंट कर रही थी ना, सीधी सी बात है। तो अब इसके कुछ बैड इंपैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया था, गवर्नमेंट की जो है पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली मतलब कंट्रोल हो गया था, क्योंकि सारा कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, है ना, सारी इंडस्ट्रीज में मतलब जो भी है सारा का सारा पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का था। तो इस वजह से हमारे देश में मोनोपोली आ गई थी। और प्रॉब्लम क्या होती, करप्शन की प्रॉब्लम। आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कितनी करप्शन की प्रॉब्लम आ गई थी, पिलफरेज मतलब चोरियां होने लगी थी, बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। क्यों, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट में आपने भी पता लोग काम कहाँ अच्छे से करते हैं, ऐसे ठाट से बैठते हैं सुबह से लेके शाम तक, पता नहीं चलता, चाय पीते रहते हैं, मतलब इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर लोग काम नहीं करते, सीधी सी बात है। इस वजह से लॉसेज हो रहे थे, रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, लोग ऐसे ही ढीले ढाले होकर काम करते हैं। आपको भी पता है सरकारी विभाग में क्या क्या होता है, आपको पता है। तो क्योंकि सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का था तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। नेक्स्ट है फेल टू अचीव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। देखो भाई, अब यहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस ही क्या था, प्राइस को कंट्रोल करना, प्राइस को कम करना। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट गरीब लोगों के बारे में भी सोच रही थी कि वो लोग भी अफोर्ड कर पाए। गवर्नमेंट का मेन फोकस ही था प्राइस को कम करना। गवर्नमेंट का फोकस था ही नहीं क्वालिटी पे, कि क्वालिटी को इंप्रूव करना, क्वालिटी पे फोकस ही नहीं कर रही थी। क्यों, अब एक बात बताओ, सस्ता करेगी क्वालिटी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ना सरकार को, दोनों चीजें तो नहीं मिल सकती, सीधी सी बात है। और इस वजह से जो है हम फेल हो रहे थे अचीव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि हमें पता है जो बाहर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा सुपीरियर होती थी, और हमारे देश की प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंफीरियर, बहुत ही घटिया क्वालिटी होती थी हमारे देश की प्रोडक्ट। क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस था प्राइस कम करे तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। इसलिए हमारे देश का प्रोडक्ट और बाहर की कंट्री का प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता था। हम हमारे देश का प्रोडक्ट बाहर की प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैच ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इतने अच्छी, इतने सुपीरियर क्वालिटी के होते थे। तो वही बात करें, फेल टू अचीव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी हमारे देश के प्रोडक्ट जो है वो अचीव ही नहीं कर पा रहे थे, वो स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पा रहे थे। वो एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट के जो क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते थे, बहुत ही सुपीरियर होते थे, और हमारे देश के प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी के होते थे। मतलब क्वालिटी पे तो गवर्नमेंट फोकस कर ही नहीं रही थी ना, वो तो किस पे फोकस कर रही थी, बस प्राइस कम करे ताकि हमारे देश के लोग उसको अफोर्ड कर पाए। सीधी सी बात है, सोशल वेलफेयर पे जो ध्यान था, गरीब लोगों पे ध्यान दे रही थी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो वही है कि हमारे देश के प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी के होने लगे थे, तो इसलिए हम वो मैच ही नहीं कर पाते उस स्टैंडर्ड को, जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है उसको हम मैच ही नहीं कर पा रहे थे। तो बच्चे, मैंने आपको एक क्विक रिवीजन कराने की कोशिश करी, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।